गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की लक्ष्मीकांत सीरीज़ जो है वो मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और अभी मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है उसमें हमने पिछले तीन से चार वीडियोस आपके सामने लेकर के आए हैं। और अब इसका अगला वीडियो जो है जो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में ही केंद्रित है, अनुच्छेद 32 की पूरी व्याख्या करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इनको काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार बताया था। उन्होंने बताया था कि संविधान तब तक अर्थविहीन है जब तक ये मौलिक अधिकार जो हैं या अनुच्छेद 32 जो हैं संविधान में नहीं रहते हैं। इसी कारण से ये भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। उनका ये तर्क था कि संवैधानिक घोषणा चाहे आप जितनी भी कर दें वो तर्कहीन होगी, अर्थहीन होगी, जब तक कि वो कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इसी कारण से अनुच्छेद 32 का सहारा वो लेते हैं और अनुच्छेद 32 में वो सभी बातें वो लागू होती हैं जो प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं। देखते हैं कैसे। इसमें कुल 3 से 4 प्रावधान इसमें बताए गए हैं। मुख्य रूप से 4 प्रावधान हैं। तो पहला प्रावधान ये कहता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समावेदन देने का अधिकार। मान लीजिए मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तित नहीं हो रहा है या प्रवर्तित करवाना है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाइयाँ होंगी तो सुप्रीम कोर्ट में आप समावेदन या आवेदन दे सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार। तीसरी बात जो है वो ये कहा गया है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। चौथी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा निलंबित नहीं किया जाएगा। ये जो चारों प्रावधान हैं इसको अपन आगे अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ से आपको बता दिया। ये पूरी बातें आगे चल करके आपको जितनी रिटें मिलेंगी, आगे चल करके रिटों के बारे में मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, तो वो रिटों में इन सभी चीज़ों की व्याख्या है। कुछ जो सार तत्व है इसका, इतनी पूरी बातों का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 के संदर्भ में ये बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे या उसको गारंटी प्रदान करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम फैसला सुनाता है। दूसरी बात करें तो अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नियमतः अपील होती है, जैसे निचले अदालत से आप गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आप जा सकते हो। अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करने का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। आगे अगर हम बात करें रिटों की, ये जो बार बार रिट वर्ड आ रहा है, पहले इसको समझते हैं। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात हो रही है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, इनको रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद किसी अन्य न्यायालयों को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये रिट जो है अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट भी कहा जाता था। हिंदी में अगर आप उच्चारण करें तो न्याय का झरना आप कह सकते हैं। नोट करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र हाई कोर्ट से 3 प्रकार से अलग है। मतलब आपने देखा कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों न्यायालयों को अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट की। तो कुछ तो अंतर होगा, हायरार्की में अगर अंतर है तो इनमें अधिकार में भी कुछ अंतर होगा। तो 3 प्रकार से भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट संबंधी अधिकार है वो हाई कोर्ट से कम विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट किसी और उद्देश्य यथा साधारण कानूनों को लेकर भी रिट जारी कर सकता है। आप समझ गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट संबंधी अधिकार क्षेत्र है वो थोड़ा कम है हाई कोर्ट की अपेक्षा। हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के संबंध में तो जारी करता ही है, वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करेगा। तो पहली बात जो है वो ये हो गई कि अधिकार क्षेत्र के बारे में। दूसरी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट संबंधित राज्य के व्यक्ति या 2 राज्यों में अपने क्षेत्र के राज्य के संबंध में जारी कर सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र
थोड़ा कम है। मतलब एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट को अन्य राज्य के या दो से अधिक राज्यों के व्यक्तियों या उस क्षेत्र से अपने राज्य से संबंधित व्यक्ति के बारे में भी जारी कर सकता है रिट। तीसरी बात है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो नकार सकता है। आप समझ गए होंगे कि ये पूरी बातें, जो 3 बातें हैं, वो ये प्रदर्शित कर देती हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब रिट कितनी हैं? 5 प्रकार की। क्या कौन कौन सी हैं उसको पहले समझते हैं। रिट को, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर उसके देखेंगे कौन कौन से प्रावधान हैं। जो शुरू के हमने 4 से 5 प्रावधान बताए थे आपको, वो पूरे इसी में आपको समाहित मिल जाएंगे। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है ये हैबियस कॉर्पस, और इसको सामान्य अर्थ से अगर हम मतलब लैटिन भाषा को अगर हिंदी रूपांतरण करें तो इसको आप कह सकते हैं को प्रस्तुत किया जाए। अब इसका अर्थ समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करेगा। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला वैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। सामान्य तौर पे आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, मान लीजिए किसी, जैसे मान लीजिए मुझे अगर हिरासत में ले लिया गया है, तो मुझे हिरासत में लेने के बाद अगर हम मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मुझे हिरासत में रखा गया, तब अगर मान लीजिए इस रेट का मैं प्रयोग करता हूँ तो न्यायालय उस सक्षम अधिकारी से पूछेगा कि किस आपने इसको जो हिरासत में रखा है उस हिरासत की जांच आप करके दीजिए। न्यायालय भी उस मामले की जांच करेगा, और ये जब निष्कर्ष ये निकलेगा कि इसका मामला, मान लीजिए 2 ही निष्कर्ष निकल सकते हैं, या तो ये मामला जो हिरासत में लेने का है ये वैध है या तो अवैध है। अगर अवैध निकला तो न्यायालय उसी समय तुरंत आदेश करेगा कि आप इसको स्वतंत्र करिए, आप इसको हिरासत में नहीं रख सकते। और अगर मान लीजिए वैध मामला है तो फिर उसको फिर आगे उसकी सुनवाई जो है वो हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर अवैध का मामला है और उसको जबरन हिरासत में रखा गया, जैसे मान लीजिए मुझे ज़बरदस्ती किसी पुलिस अधिकारी ने पकड़ करके मुझे जेल में डाल दिया बिना किसी ठोस सबूत के या बिना किसी, तो उस समय आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय आपके मामले की जांच करेगा, और आपको अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपका मामला अवैध है तो आपको स्वतंत्र किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो एक लाइन जो इसकी लास्ट की है इसको समझिए, यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यही इसका पूरा सार है। मतलब जबरन किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है तो ये कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब हिरासत कानून सम्मत है। दूसरा, कार्रवाई बिना विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत जारी हुई है और न्यायालय के द्वारा हिरासत में रखा गया है। और चौथी बात, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। कुल मिलाकर के मतलब ये रिट की कुछ अपवाद है। अपवाद ये कह सकते हैं कि इसका कुछ गाइडलाइंस हैं। ये तब जारी नहीं की जा सकती जब इसको कुछ बिंदुवार समझते हैं। पहला पॉइंट यह है कि हिरासत में जिस व्यक्ति को लिया गया है वो कानून के अनुसार लिया गया है, विधि के अनुसार लिया गया है, तो उस कंडीशन में रिट जारी नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना हुई है, इसके तहत अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये रिट जारी नहीं की जा सकती। अगर न्यायालय ने ही हिरासत में लिया है किसी, मान लीजिए किसी प्रकरण के अधीन, तो उसको रिट जारी नहीं की जा सकती। चौथी बात यह है कि अगर मान लीजिए हिरासत जो है उस संबंधित न्यायालय के न्याय क्षेत्र से ही बाहर है, मान लीजिए उस न्याय क्षेत्र जिसके सिविल न्याय क्षेत्र है या आपराधिक न्याय क्षेत्र है उससे भी बाहर अगर चल रहा है, जिसकी वो सुनवाई कर रहा है, तो फिर उसकी रिट जारी नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर के 4 प्रावधान हैं जिसके तहत अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो फिर ये रिट जारी नहीं की जा सकती। अगली रिट है परमादेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कुल मिला के यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए कोई एक सार्वजनिक अधिकारी है, वो अपने कार्यों को नकार रहा है, अवहेलना कर रहा है, तो फिर न्यायालय जो है एक नियंत्रण बना करके रखता है, उससे पूछ सकता है कि भाई आपने मतलब ये काम जो है वो अभी तक जो है वो इस काम में
इतनी देरी क्यों की है, या इसमें नकारने के पीछे आपका क्या औचित्य है। तो कुल मिला करके यह सार्वजनिक अधिकारियों के लिए है। कुछ ऐसी प्रतिबंध भी इसमें हैं, जैसे परमादेश ऋण जारी तब नहीं किया जा सकता जब निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है तो जारी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई गैर संवैधानिक विभाग है, उसके खिलाफ है, तो फिर ये जारी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध है तब तो नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध है तो नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कर्तव्य सार्वजनिक अधिकारी अगर मान लीजिए अपना कोई काम कर रहा है और उसके विवेकानुसार है, विवेकानुसार मतलब नियम कायदा अगर वहाँ पे नहीं है और उस अधिकारी ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसमें कोई निर्णय ले लिया, तो भी ये नहीं जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के परमादेश इस प्रकार से लागू होता है। अगली बात अगर हम करें प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध को अंग्रेजी में आप प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। कुल मिलाकर के प्रतिषेध में आप ये कैसे, मतलब जो भी उच्च न्यायालय रहेगा या जो भी न्यायालय रहेगा वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कहेगा कि भाई आप अपने यहाँ इस न्यायिक कार्यों को ना करें, क्योंकि आपके न्याय क्षेत्र से ये बाहर का ये पूरा कार्य है। तो इस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है और प्रतिषेध जो है वो सीधे सक्रिय नहीं रहता। तो आपने समझा कि जो परमादेश है या मैंडमस जो है वो सीधे सक्रिय रहता है, अर्थात सीधे सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। लेकिन प्रतिषेध जो है वो सीधे सक्रिय नहीं रहता, मतलब सीधे वो डायरेक्ट जितने भी प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं या निजी मतलब जो अधिकारी होते हैं उनके लिए सीधे निर्देश नहीं होता। कुल मिलाकर के ये अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। आगे अगर हम बात करें, प्रतिषेध संबंधी रिट जो है वो सिर्फ न्यायिक और न्यायिक प्रकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। मतलब जो न्यायिक प्रकृति के होते हैं और अर्ध न्यायिक प्रकृति के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, प्राधिकरण होते हैं, इन्हीं के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। प्रशासनिक जो भी प्राधिकरण होते हैं, विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध ये नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रोहिबिशन का सामान्य अर्थ ये होता है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को सामान्य तौर से समझना हो तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसको सरल प्रक्रिया में अगर समझना हो तो ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है, तो बहुत सारे लंबित प्रकरण जो हैं उनके निचले या अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित होते हैं। तो हाई कोर्ट ये रिट जारी करता है कि आपके यहाँ जितने भी लंबित मुकदमे हैं उनको आप अपने ऊपर वाले न्यायालय में ट्रांसफ़र करो, जैसे जल्दी से जल्दी इसका फैसला जो है वो सुनाया जा सके। तो उत्प्रेषण जो है वो ये बोलता है। इसमें और अगर जो बातें हैं उसको समझते हैं। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र की कमी, कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। ये वही बात कह रहा है कि जैसे मान लीजिए बहुत लंबे समय तक कोई प्रकरण लंबित है, कानून में ऐसा लग रहा है कि भाई कानून का सही पालन नहीं किया जा रहा है या न्याय का उचित मतलब वहाँ पे सुनिश्चित नहीं हो रहा है न्याय, तो उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट जो है वो जारी कर देता है अपने निचले अदालतों को कि आपके यहाँ जितने भी लंबित प्रकरण हैं उसको आप हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करिए, जैसे जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। प्रतिषेध केवल निवारक है, जबकि उत्प्रेषण निवारक और सहायक दोनों तरह का है। एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं जैसे प्रोहिबिशन में आपने देखा कि वो सीधे बोलता है कि आप अपने यहाँ कोई भी फैसले की सुनवाई ना करें, मतलब सीधे मना किया जा रहा है, तो एक तरह से ये निवारक हो गया। लेकिन उत्प्रेषण में वो ये कहता है कि निवारक भी है और सहायक भी है। सहायक इस तरीके से है क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई आपके यहाँ जो भी लंबित प्रकरण है उसको आप हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करो, और निवारक भी है एक तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के उत्प्रेषण जो है उसमें दोनों प्रकार की खूबियाँ जो हैं वो मौजूद होती हैं। उत्प्रेषण का जो रिट है वो न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के साथ साथ सामान्यतः प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रशासनिक इकाई है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर यूनिट है, जैसे राजस्व कोई विभाग हो गया ऐसा समझ लीजिए, उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। मान लीजिए किसी विभाग में बहुत लंबे समय से कोई प्रकरण लंबित चल रहा है तो उस संदर्भ में भी जारी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधिक निकाय जो होते हैं या जो निजी व्यक्ति या इकाई होती हैं इनके विरुद्ध ये जारी नहीं किया जाएगा या इनके लिए उपलब्ध नहीं है, आप ऐसा सामान्य तौर से समझ सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं अगले रिट की, तो उसको अधिकार पृच्छा कहते हैं। क्यू वारंटो के नाम से इसको जाना जाता है, लैटिन वर्ड है ये। इसका अर्थ होता है वारंट के द्वारा। इसको अगर समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है।
यह किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। रिट को सार्वजनिक मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो या उसका आधार संवैधानिक हो। मंत्रित्व कार्यालय व निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अधिकार परीक्षा में इतनी बातें हैं। अधिकार परीक्षा को अगर आपको और सामान्य या व्यवहारिक रूप से समझना हो तो आप ये जैसे मान लीजिए कि मेरी नियुक्ति मान लीजिए किसी पद में हुई है और मैं जब वहाँ पे नियुक्ति लेने गया तो पता चला कि वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो उस पद को धारित करके बैठा है। तो मुझे अगर ऐसा लगता है, अब चूंकि उस व्यक्ति से तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पूछ नहीं सकता, तो मैं हाई कोर्ट का सहारा लेता हूँ या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेता हूँ। तो फिर हाई कोर्ट अपने इस रिट के माध्यम से पूछेगा कि भाई आप किस आधार से या किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हो, वो अधिकार आपको बताना होगा। जब तक इसका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता तब तक वो इसका पद धारित नहीं कर पाएगा। तो यही है पूरी अधिकार परीक्षा लेख। नाम से स्पष्ट है, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आप यहाँ पे पद धारित किए हुए हो, ये बात पूछता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर के अधिकार परीक्षा रिट का ये अर्थ होता है। तो ये रिट से संबंधित पूरी बातें हुई। आर्टिकल 32 जिसको BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में से एक है। हमारे भारतीय संविधान में कुछ 5-10 आर्टिकल्स ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिसमें से इसका भी नाम आता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का जब क्रियान्वयन होगा तो इसी आर्टिकल का ही सहारा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें ये 5 प्रकार की रिटें हमने पढ़ी। आगे चल करके हम आपके सामने कुछ और वीडियोस लेकर के आएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के। ये चैप्टर्स होंगे लक्ष्मीकांत जो भारतीय संविधान की किताब है उसके, और इसमें हम एक एक विस्तृत बातें पूरी करेंगे उन चैप्टर्स के अंदर जितनी भी बातें बताई गई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।